तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप क्लास 10th से 11th में आए हो और एनसीईआरटी बुक ओपन करते हो तो आपका पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो फाउंडेशन होता है और सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट होता है यहीं से डाला जाता है। बच्चे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर तो देखते हैं लेकिन उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है पहले बेसिक मैथमेटिक्स। मैं भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स पे बेहतर वीडियो डालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट को समझो। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि जो बेसिक है, जो कुछ जानकारी खुद से पढ़ के बच्चे समझ लेते हैं, उसमें हमें टाइम नहीं खपाना चाहिए कि मैं ये जान के, ये समझ करके यह बात को रख रहा हूं कि आप जो 7 बेस क्वांटिटी होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका एसआई यूनिट और सिंबल आपको पता होगा या अदरवाइज आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसको नोट कर सकते हो। अब क्या होता है, यूनिट्स का जानकारी आप लोगों के पास होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है, जरूरत होता है, because without measurement we cannot say that how much amount of any physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है और मेजरमेंट के लिए आवश्यक होता है यूनिट का। तो जैसा कि आप क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपको पता होना चाहिए एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, ये आप लोग जानते होंगे। ओके, और एमकेएस सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिला जिसे हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। सर, तो फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप एसआई यूनिट जानते हो तो आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो और डायमेंशनल फॉर्मूला से एसआई यूनिट में भी आप उसे बदल सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये आपके पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशंस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों के बीच यही समझाने का प्रयास करता हूं कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप जानते हो, लेकिन बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, जब आपके टेस्ट में पूछा जाता है, तो मैक्सिमम बच्चे जो यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ लेते हैं फिर भी उनको वहां सॉल्व करने में कठिनाई आता है, सॉल्व भी करते हैं तो लंबे समय लगता है। तो अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से सही तरीका से आप पढ़ते हो, बड़े बड़े डायमेंशन दिखने वाला का रिजल्ट बहुत हल्का होता है, आसान होता है, वहां तक कैसे रीच किया जा सकता है, उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल फिजिक्स वन से पे बने रहना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे कि बेटा आप जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू, यू नो दैट फ्रॉम क्लास 9th, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दो तरह का होता है, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, तो बेस क्वांटिटी 7 है जो मैं पहले नाम बता दिया था। अब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना ही, उस एक्सप्रेशन ही उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला is expression of a derived physical quantity in terms of base quantity। क्योंकि कोई भी derived quantity किससे बना होता है, बेस क्वांटिटी से। तो यही चीज है, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी derived quantity किस किस बेस क्वांटिटी से कनेक्टेड है, कैसा संबंध है, ये हमें पता चलता है कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला से। वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। तो उस तरह से आप समझ सकते हो, मास डिस्प्लेसमेंट अब बाय टाइम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर मतलब एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास गुने लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, यही होता है। तो एक्चुअली देखोगे तो फोर्स इज इक्वल टू, जो फोर्स है मास लेंथ और टाइम स्क्वायर से इसका
रिलेशंस है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मास जो है उसके लिए कैपिटल एम का सिंबल लें, लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल एल का सिंबल ले लेते हैं और टाइम के लिए कैपिटल टी का सिंबल ले लेंगे। इस प्रकार हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जिस फिजिकल क्वांटिटी का उसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। मास के बदले एम, लेंथ के बदले एल और टाइम के बदले टी, और टी का चूंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, इसको न्यूमरेटर में लेके चले जाना। तो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो पावर क्या था, इनवर्स हो जाता है। तो पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, और निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव, जैसा कि तुम जानते हो। तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो देखते हो कि अगर यही फोर्स का एसआई यूनिट तो हम लोग न्यूटन लिखते हैं, लेकिन बेस क्वांटिटी के टर्म में एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मास का मतलब किलोग्राम, लेंथ का मतलब मीटर, टाइम का सेकंड। तो बेस क्वांटिटी के टर्म में एसआई यूनिट होता है फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर बेस क्वांटिटी के टर्म में आपको एसआई यूनिट पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि क्लास अगर आप 11th में आए हो तो मैं जिस फिजिकल क्वांटिटी का भी नाम लेने जा रहा हूं उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल जनरली बहुत सारे बच्चे को ना तो याद रहता है और ना वो उसको फाइंड कर पाता है। जैसे मान लो आर, क्लास 10th में आप इसे रेजिस्टेंस का देखा होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। सी कैपेसिटेंस, ओके। इप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नोट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आप इंडक्टेंस एल, ओके। आपको अगर पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये सब सिंबल का डायमेंशनल फॉर्मूला अक्सर जो है सो पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में। और बच्चे इस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में, याद रखने में उनको कठिनाई होती है। और कठिनाई क्यों होती है इस चीज को मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर इस तरीके से, थोड़ा मेहनत तो शुरू में लगेगा लेकिन आप उस तरीके को फॉलो करिएगा तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप बेसिक जो फॉर्मूला होता है फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का, उस फॉर्मूला के मदद से आप डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इससे फायदा यह होगा कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते पढ़ते पूरे फिजिक्स में जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूला से आप परिचित हो जाओगे। अगर तुम याद कर लेते हो एक तरह से पहला चैप्टर पढ़ते पढ़ते पूरे सिलेबस की एक जानकारी आपके पास आ जाएगा कि इतने फॉर्मूला के बारे में हमको डिटेल जानना है। इसलिए थोड़ा टाइम खर्च करके पहले चैप्टर में जो बच्चा ध्यान से, मेहनत से इस चीज को करता है तो उसके लिए आने वाले टाइम में फिजिक्स पढ़ना आसान भी हो जाता है और उसका ग्रिप भी मजबूत हो जाता है। पहले से वो बहुत सारी चीज को जान चुका रहता है, परिचित हो चुका रहता है। इसलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट को एप्रोप्रिएट टाइम देना चाहिए समझने में, जानने में, ताकि आपका बेस फाउंडेशन अच्छा हो सके। वैसे यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशंस के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है सिग्निफिकेंट फिगर। अंडर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कैलकुलेशंस, जैसे मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी जो भी फिजिक्स में प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उसमें जो कैलकुलेशन होता है, जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन सब्सट्रैक्शन का यूज होता है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग होता है। तो जो आप 10th क्लास तक जिस तरह से करते आ रहे हैं तो आप कैलकुलेशन तो करोगे ठीक, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर और उससे संबंधित कैलकुलेशंस को लेकर के तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं इस सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बिना रिमेंबर किए हुए, फिजिक्स के फॉर्मूला के मदद से आपको समझाते हैं। तो चलो पहले बोर्ड को हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो बोर्ड को तो मैंने साफ कर लिया, लेकिन एक ध्यान से देखो, अगर आप एसआई यूनिट जैसे वेलोसिटी का जानते हो तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे, डायमेंशनल फॉर्मूला तो मीटर की जगह एल और टाइम की जगह टी, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। एक्सेलरेशन है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे
एल टी स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर, इसको एल टी माइनस 2 लिखोगे। मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास का ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। इस तरह से आपको मान लो एनर्जी है, वर्क है, हीट है, वर्क है, हीट है, इस सभी का ऐसा यूनिट होता है, जूल से दिखाते हैं, एक्चुअली होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का मैंने ऑलरेडी पहले दिखा दिया आपको, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। एंगुलर स्पीड होगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा रेडियन, लेकिन इस डायमेंशन लेस होता है। लेकिन एंगुलर स्पीड इसको हम लोग ओमेगा से दिखाएंगे, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाओगे तो ये होता है टी माइनस 1। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से दिखाएंगे, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला टी माइनस 2। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कितना एम एल टू। टॉर्क होता है, देखो टॉर्क ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर लिखते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखते हैं तो ये होता है एम एल टू टी माइनस 2। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, और जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो ये एटी लिखते हैं। इस तरह से आपको क्या करना होगा कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का जो सम फिजिकल क्वांटिटी है, इसका आपका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आपके ब्रेन में रहनी चाहिए। जब इतना आपके पास रहेगा तब इस तरह के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बहुत आसानी से बहुत छोटे समय में निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो आप बार बार फॉर्मूला यूज करके जब निकालोगे डायमेंशनल फॉर्मूला को, तो आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी का यूज करने से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा और वो रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि जिस तरीके से मैं भी पढ़ा रहा हूं, उस तरीके से अगर डायमेंशनल फॉर्मूला को आप पढ़ते हो, उसको 2-4-5 दिन समय आप दोगे, फिर डायमेंशनल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि फिजिक्स में आपको एंजॉय आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इसमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेता हूं, क्यों? क्योंकि क्लास 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स से आप परिचित हो। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F बराबर, आपने पढ़ा होगा G m1m2/r²। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। इसमें F फोर्स हो गया, m1 m2 पॉइंट मास है, r डिस्टेंस है। अब यहां इसको जब सॉल्व करेंगे, G बराबर लिख सकते हो F(r²/m1 × m2। इतना मैथमेटिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब इस हिसाब से जब इसका एसआई यूनिट निकालोगे तो एसआई यूनिट आपका आ जाएगा कितना, न्यूटन फोर्स का लेंथ का मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन इसी जी का जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताया है एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस का एल स्क्वायर, मास का जो है सो ये इसका भी एम, इसका भी एम, एम इंटू एम लिख सकते हो। एक एम से एम कैंसिल होगा, जब ये एम ऊपर जाएगा तो पावर इसका +1 से क्या हो जाएगा, -1। एल का 1 है, यहाँ पे 2 है, पावर ऐड होगा, 1 और 2 को ऐड करोगे तो ये होगा एल का पावर 3 और टी का पावर -2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब तुम देखो, मैंने ईटा से दिखाया था, इससे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा V बाय डेल्टा L। और इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग ईटा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दूंगा, आप आसान से उसको बेस क्वांटिटी में आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ईटा बराबर आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डेल्टा एल, लेंथ हो गया, बाय ए इंटू डेल्टा वी। अब यहां पे डेल्टा एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा वी वेलोसिटी को, ए एरिया को, एफ फोर्स को। तो इस प्रकार ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जब निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस 2। देखो बार बार फोर्स का यूज हो गया, फिर दोबारा यूज हो गया, आपको याद होते चला जाएगा। पहले आप क्या करोगे, देख करके लिख लिया करोगे, अब बार बार यूज करते करते क्या होगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। लेंथ है तो एल हो जाएगा, नीचे में देखो एरिया का होता है एल स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस
1। तो ये एल और ये एल, एल स्क्वायर होगा, इसलिए एल स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये नीचे वाला एल ऊपर जाएगा तो एम एल ऊपर जाकर के माइनस में आ जाएगा। ये टी का पावर ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 में 1 प्लस जोड़ोगे तो एम टी का पावर -1। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-1। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमको निकालना होगा तो एस से दिखाएंगे सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन होता है सरफेस एनर्जी बटे एरिया। अब अगर आप सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहोगे तो एनर्जी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का हो गया ml2 t-2। देखो एक चीज तुमको डिफिनीशन भी मिल गया, सरफेस टेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो सरफेस एनर्जी बाय एरिया के द्वारा डिफाइन होता है। तो इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो आपको टाइम लगेगा, कुछ दिन देना पड़ेगा, दिमाग में नया नया क्वांटिटी है, लेकिन ये समझो कि आपको पूरी सिलेबस की एक समझ आ रही है। जितना कंटेंट को पढ़ना उसकी नाम आपके दिमाग में आ रहा है, उसका यूनिट आ रहा है, उसका सिंबल आ रहा है, उसका फॉर्मूला आ रहा है। और एरिया का आप जानते हो एल स्क्वायर होगा, तो यहां से एल स्क्वायर से क्या होगा, ये एल क्या होगा, कट जाएगा, तो सरफेस टेंशन का क्या होगा mt-2। अब यहां पर देखो हमने दिखा इप्सिलॉन नोट, तो आप कूलम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है F बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। अब मैं बीच में बोल देता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो होता है उसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, जो वो नंबर होता है। यहां पर जैसे 4 है, पाई है, ऐसा कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होगा। तो जब भी इस तरह के फॉर्मूला में न्यूमेरिकल चीज को देखोगे उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसको आराम से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में, यूनिट कैलकुलेट करने में उसको कोई कंसीडर नहीं करना है। तो चूंकि यहां पर हमको निकालना एप्सिलॉन नोट, जिसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं उसका, तो इसलिए एप्सिलॉन नोट को एक साइड कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई से हमको लेना देना नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं FR स्क्वायर। तो चार्ज का मैंने अभी दिखाया 80 Q1 का, फिर दूसरे चार्ज का भी कितना होगा 80। फोर्स का आप जानते हो ml-t-2, लेंथ का L तो R स्क्वायर के बदले L स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्व करोगे m ऊपर जाएगा, m का पावर हो जाएगा -1, L-3 हो जाएगा a स्क्वायर, और t स्क्वायर ये नीचे से -2 आ जाएगा, t का पावर कितना हो जाएगा 4। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का हो गया m-1 L-3 a स्क्वायर t4। अब ध्यान से देखो म्यू नोट है, म्यू नोट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना पड़ेगा। बी जो यहां दिखा रहे हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स काम करता है होता है QV sin थीटा, एक फॉर्मूला होता है। तो sin थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला से कोई लेना देना यहां नहीं है, लेकिन फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब हमको B बराबर हम यहां से लिख सकते हैं, तो mt-2 a-1 जो होगा सो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके, अब जब तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया तो आराम से तुम रेस्ट क्वांटिटी का फिर से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमको निकालना है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये इसका, और चूंकि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, बी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है म्यू नोट I बटे 2R, एक फॉर्मूला होता है। R यहाँ पे लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, I करंट हो गया, म्यू नोट। अब म्यू नोट बराबर लिख सकते हो B इंटू R बटे I। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, अर्थात इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना mt-2 a-1, और R रेडियस हो गया, लेंथ L हो जाएगा, और करंट का एम्पियर होगा। इस प्रकार सॉल्व करोगे तो ये होगा ml-t-2 a-2। ये मेरा हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। अब देखो वैसे हमारे पास अब निकालना है इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का, रेसिस्टेंस का, वो बाद में करते हैं। एक चीज और दिखा देते हैं, अगर आपको म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का पूछेगा, देखो म्यू नोट का कितना आया ml-t का पावर -2 a का पावर -2, और एप्सिलॉन नोट का आ गया तुम्हारा m-1 L-3 a2 t का पावर 4। देखो m का पावर -1 है, यहां पर 1 है, तो m का पावर हो जाएगा 0। L का पावर यहां 1 है, वहां पर -3 है, ये 1 -3 हो जाएगा। t का पावर -2 है, यहां पर पावर +4 है। a का पावर -2 है, यहां पर +2 है। इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे L का पावर -2, t का पावर 2 हो गया।
अब इस प्रकार तुम अगर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट लोगे तो पावर इस सबका क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो l - 1 t + 1। अब इसी को रेसिप्रोकल कर दोगे 1/√अंडर म्यू नोट, और एप्सिलॉन नोट का कई बार नीट में पूछा है, इसका पावर रेसिप्रोकल कर देना। इसको जैसे रेसिप्रोकल कर रहे हैं इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा lt - 1। तो ये जो हो गया, सो अब ध्यान से रखना होगा, जब भी 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होगा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इतना मेहनत से नहीं बनाना होगा, हम समझ जाएंगे ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो सो ये lt - 1 हो जाएगा। इस तरह से जब आप मेहनत करते हो तो बहुत से हैवी टर्म दिखने वाला जो टर्म होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, दिमाग में सेट किया जा सकता है। एक फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर, लिखते हैं q² / 2c। यहां q होता है चार्ज, तो c u होता है एनर्जी, तो c बराबर हम लिखेंगे q² / u2 का डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, तो अर्थात c का डायमेंशन निकालने का मतलब चार्ज का स्क्वायर बटे एनर्जी का डायमेंशन निकालना। अब ध्यान से देखो, चार्ज का होता है at, तो a का स्क्वायर t का स्क्वायर, एनर्जी का होता है ml2t - 2। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m - 1 l - 2 t का पावर 4 a का पावर 2। इस प्रकार कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकल गया, m - 1 l - 2 t का 4 a स्क्वायर। अब आप देखो कि आपको निकालना है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का निकालने से पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का निकालोगे एनर्जी का पता होना चाहिए ml2t - 2, चार्ज का लिख दोगे at, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा ml2t - 3 a - 1। अब इस प्रकार आपको पोटेंशियल का निकल गया। अब आप जानते हो ओम्स लॉ 10th में पर क्या हो, ओम्स लॉ बराबर होता है I × R। सो इसका मतलब हो गया R बराबर आप लिख सकते हो V/I। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको आपको करंट से डिवाइड कर देना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का आ गया ml2t - 3 a - 1। इसको a से डिवाइड करोगे, ये बहुत सिंपल, याद रखना भी आसान होगा, ये हो जाएगा ml2t - 3 a - 2। इस प्रकार आप रेजिस्टेंस का निकालोगे। अब होता है एक इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एनर्जी का, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, U बराबर होता है हाफ LI²। इसलिए I बराबर जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है एनर्जी बटे करंट स्क्वायर होगा। एनर्जी का ml2t - 2, करंट का एम्पियर स्क्वायर हो गया, कितना आया ml2t - 2 a - 2। इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो जिसमें इसमें जो बताया उसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट कंडीशंस पे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनाना सिखाऊंगा, बताऊंगा। ओके, थैंक यू।